वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और ये इकोलेलिया की सीरीज़ का हमारा सेकंड वीडियो है। अभी हमने इकोलेलिया की फर्स्ट सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोलेलिया से रिलेटेड डिस्कस किए थे। आप चाहें तो फर्स्ट वीडियो को पहले देख सकते हैं इस वीडियो को समझने से पहले। अब हम इसमें फंक्शनल पार्ट पर आते हैं, वर्किंग, क्या हमें वर्क करना है इकोलेलिया के बच्चे में, इस पर आते हैं। तो पहली चीज़ है कि इकोलेलिया का डिटेल में असेसमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है सबसे पहला पॉइंट कि टाइप ऑफ इकोलेलिया क्या है, बच्चा कौन से टाइप का इकोलेलिया करता है, यानी इसके लिए आपको पहले इकोलेलिया के टाइप पता होने चाहिए। नंबर 2, फंक्शन एंड इंटेंशन ऑफ इकोलेलिया क्या है। जैसे हर बिहेवियर होता है वैसे ही इकोलेलिया है, हर बिहेवियर का एक फंक्शन होता है, ऐसे ही इकोलेलिया के भी फंक्शन होते हैं। तो हमें इकोलेलिया के फंक्शन पता होने चाहिए, इकोलेलिया के इंटेंशन पता होने चाहिए, बच्चे में क्या इंटेंशन है इकोलेलिया होने का। नंबर 2। नंबर 3, जब हम दोनों चीज़ों को पहली और दूसरी जोड़ लेंगे, फिर कुछ क्लिनिकल रूल आउट करेंगे डिजीज़ेस को, उसके बाद में हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के इकोलेलिया के लिए प्लान डेवलप करते हैं, इकोलेलिया के मॉडिफिकेशन के लिए प्लान डेवलप करते हैं। तो ये हमारा होता है थर्ड स्टेप। ठीक है, अब हम पहले स्टेप में जाते हैं कि पहले इकोलेलिया को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, टाइप कितने होते हैं इकोलेलिया के। तो देखिए 4 पॉइंट को ध्यान में रख करके इकोलेलिया की टाइपिंग की जाती है। इनमें पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन डिले इन रेस्पॉन्स। पहला पॉइंट है जिसको आप सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डिले इन रेस्पॉन्स। ठीक है ना, हमने बच्चे को बोला व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने तुरंत बोला व्हाट इज योर नेम। बच्चे ने एक दिन बाद बोला व्हाट इज योर नेम, वो रिपीट करने लगा। यानी इमीडिएट इकोलेलिया और डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया, तुरंत बच्चा अगर रिपीट कर रहा है या कुछ मिनट बाद रिपीट कर रहा है तो हम इमीडिएट इकोलेलिया बोलेंगे। कुछ घंटे बाद या दिन बाद या वर्ष बाद रिपीट कर रहा है तो हम उसको डिलेड इकोलेलिया बोलेंगे। समझने की चीज़ इसमें क्या है, मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने बोला व्हाट इज योर नेम, यानी वो इस सेंटेंस को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से तुरंत ला के रख दे रहा है। यानी इमीडिएट इकोलेलिया के लिए बच्चे के ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी की चिप इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इमीडिएट इकोलेलिया को इसीलिए बुरा नहीं मानना है, आपको गलत नहीं समझना है, कम से कम एक पॉजिटिव साइन तो आप समझे कि बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बच्चे की फंक्शनल है, वर्किंग है, इसीलिए वो तुरंत शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ को ले आएगा और बोल देगा। ठीक है ना, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मेमोरी होनी चाहिए बच्चे की। गुड। सेकंड चीज़ अब हम समझने की कोशिश करेंगे, डिलेड इकोलेलिया। बच्चे ने कुछ घंटे बाद वो सेंटेंस रिपीट किया, यानी बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है। तो आप डिलेड इकोलेलिया को केवल एक बीमारी ना समझें, एक परेशानी ना समझें, आप उसके साथ में ये भी तो समझें कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है। उसने कल सुना था और आज वो उस चीज़ को बच्चा बोल रहा है हमारा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की चिप बच्चे की इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन इकोलेलिया हैं जो आप सब लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इकोलेलिया का रेस्पॉन्स एल्ट्रेशन। ठीक है ना, ये डिले इन रेस्पॉन्स था फर्स्ट पॉइंट, अब आता है रेस्पॉन्स एल्ट्रेशन। रेस्पॉन्स एल्ट्रेशन के बेसिस पर 2 तरीके का इकोलेलिया होता है, एक होता है अनमिटिगेटेड इकोलेलिया और एक होता है मिटिगेटेड इकोलेलिया। अनमिटिगेटेड इकोलेलिया क्या होता है, मैंने बच्चे से कहा व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने बोला व्हाट इज योर नेम, ये है अनमिटिगेटेड इकोलेलिया। जो सेंटेंस मैंने जैसे बोला सेम टू सेम बच्चे ने वैसा ही बोल दिया। अब आता है मिटिगेटेड इकोलेलिया। मिटिगेटेड इकोलेलिया का मतलब क्या था, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम टेल मी। बच्चे ने अपना कुछ जोड़ दिया, लास्ट में टेल मी जोड़ दिया उसने। ठीक है ना, तो मिटिगेटेड इकोलेलिया में मतलब सेंटेंस काफ़ी सिमिलर है लेकिन कुछ पॉइंट बच्चे ने अपने ऐड कर दिए, तो इसको हम बोलेंगे मिटिगेटेड इकोलेलिया। तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स एल्ट्रेशन के बेसिस पर भी इकोलेलिया को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और यहीं पे हम मिस कर जाते हैं कि क्या ये भी इकोलेलिया है। मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने बोला व्हाट इज योर नेम टेल मी, तो हम सोचेंगे कि शायद ये इकोलेलिया नहीं है, बल्कि ये मिटिगेटेड वैरायटी ऑफ इकोलेलिया है। ठीक, तो हमने 2 तरीके के इकोलेलिया देखिए, डिले इन रेस्पॉन्स और दूसरा हमारा एल्ट्रेशन इन रेस्पॉन्स।
तीसरे नंबर पर हम आते हैं, वो बेस्ड होता है स्टिमुलस बेस्ड इकोलेलिया। स्टिमुलस बेस्ड इकोलेलिया का क्या मतलब है, उसमें भी फिर दो कैटेगरी है, एम्बिएंट इकोलेलिया आता है और इकोइंग आता है, इकोइंग अप्रूवल। एम्बिएंट इकोलेलिया का क्या मतलब है, बच्चा कोई टीवी पर ऐड देख रहा है या रेडियो पर कोई ऐड सुन रहा है और ऐसा उस ऐड को रिपीट करता रहे, ठीक है ना। कोई इसने कमर्शियल ऐड देखा, बच्चे ने सुपर रिन का मान लीजिए बच्चे ने ऐड देखा, ठीक है, निरमा का ऐड देखा और उसको उसी सेंटेंस को वो रिपीट कर रहा है। टीवी के एड्स को, एडवर्टाइजमेंट को बच्चा रिपीट करने लगे, तो ये एम्बिएंट इकोलेलिया है। अब आता है इकोइंग अप्रूवल। हम क्लास में बैठे हुए हैं, हमने एक बच्चे को खड़े किया या क्लास के अंदर हमने सेंटेंस पूछा, हु विल डू दिस वर्क, इस काम को कौन बच्चा करेगा, तो जो इकोलेलिक बच्चा है वो थोड़ी देर बाद बोलने लगेगा हु विल डू दिस वर्क, हु विल डू दिस वर्क। उसने इको सुना, कहीं किसी को बात करते हुए दूर सुना, इको हुई साउंड बच्चे के कान में गई और उसने उसी को इकोलेलिया में कन्वर्ट कर लिया। इकोलेलिक अप्रूवल इसको बोलते हैं, वो अप्रूवल ले लिया उसने उस चीज का, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टिमुलस के बेस पर इकोलेलिया है, इकोइक स्टिमुलस के बेसिस पर और एम्बिएंट स्टिमुलस के बेसिस पर इकोलेलिया को हम डिवाइड करते हैं। थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप हमारा आता है फंक्शन के बेसिस पर इकोलेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। फंक्शन के बेसिस पर इकोलेलिया का क्या फंक्शन हो सकता है बच्चा हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अदर्स से बच्चा कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव इकोलेलिया या इंटरएक्टिव इकोलेलिया। बच्चा इंटरैक्शन करना चाह रहा है, तो बच्चा जो सेंटेंस बोल रहा है वो दूसरों से कम्युनिकेट करने या इंटरैक्ट करने के लिए है, ठीक। तो इसको कम्युनिकेटिव इकोलेलिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा ट्राई कर रहा है, एटलीस्ट बच्चा सोशल कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे नंबर पर आता है नॉन कम्युनिकेटिव इकोलेलिया। इसमें बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है, बच्चा दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी ये नॉन इंटरैक्टिव वैरायटी ऑफ इकोलेलिया है। इसमें बच्चा सेल्फ टॉक करता है। अब ये भी बुरी चीज नहीं है, सेल्फ टॉक बच्चा इसमें करता है, खुद से ही बच्चा बात करता है। यहाँ इंटेंशन दूसरे से कम्युनिकेट करने का बच्चे का नहीं है। तो ये हमारे 4 टाइप के इकोलेलिया होते हैं। सबसे पहले हम बच्चे के इकोलेलिया को, इनमें से किसी में बच्चे का हमारा इकोलेलिया सेट बैठेगा, वहां पर हम बच्चे के इकोलेलिया के टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे। इकोलेलिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती हैं, क्यों इसको हमें रिड्यूस करना या यूं कहिए कि मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है कम्युनिकेशन प्रॉपरली बच्चा नहीं कर पाता। जो हाई इकोलेलिक बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बच्चे फिर दूसरे बच्चे क्लास में उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे अगर वो सेम वर्ड रिपीट करता रहेगा तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, एकेडमिक एक्टिविटी है, उसमें ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो एजुकेशनल प्रोग्राम हमारे फेल हो जाएंगे बच्चे पर अगर हाई इकोलेलिक होगा बच्चा तो। तीसरी चीज आती है कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर्स। क्लास में बच्चा हाई इकोलेलिया वाला बैठा है तो बगल वाला बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, यानी डिस्ट्रैक्शन टू द अदर्स। घर में भी ये बच्चा तो और लोग कोई काम नहीं कर पाएगा अच्छे से अगर बच्चा सेम चीज को चिल्ला चिल्ला के रिपीट करेगा। तो डिस्ट्रैक्शन टू द अदर्स ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से इकोलेलिया को हमें रिड्यूस करना या मॉडिफाई करना होता है। चौथा चीज होती है फंक्शनल एबिलिटी का कम हो जाना। बच्चा इसी में लगा रहेगा तो उसकी फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये 4 रीजन हैं, अन्य भी रीजन होते हैं, इन्हीं की वजह से हम कोशिश करते हैं इकोलेलिया को मॉडिफाई करने की। अब यह समझने की बात यह है कि इकोलेलिया स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक पड़ाव है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ये फाइनल स्टेज नहीं है। हर बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में इकोलेलिया एक समय के लिए, कुछ समय के लिए अपीयर होता है। अब मैक्सिमम 2 to 3 इयर्स की एज तक इकोलेलिया गायब हो जाता है, सही हो जाता है। अगर बियॉन्ड 3 इयर्स इकोलेलिया परसिस्ट करता है तो इसे पैथोलॉजिकल इकोलेलिया या फिर ये इकोलेलिया हमारे वर्कअप के लिए होता है। इस पे हमें फिर डिटेल असेसमेंट करने की ज़रूरत होती है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से इसको थेरेपी देने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना।
अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो इकोलेलिया होता है, अगर हम किसी बच्चे को स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इकोलेलिया कराएं तो वेरियस रिसर्चेस में ये देखा गया है कि इकोलेलिया की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, रिपीटेड वर्ड्स रिड्यूस हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू प्ले बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। तो प्ले बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में जब इकोलेलिया होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब इकोलेलिया होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी यहाँ पर हम इकोलेलिया की स्ट्रेटजीज को डिसाइड करते में हम प्ले बेस्ड के कंपैरिजन में स्टोरी टेलिंग को प्रीफरेंस देंगे कॉन्टेक्स्ट के रूप में, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑटिज्म का बच्चा जो होता है वो जनरली शुरुआत में कुछ भी नहीं बोलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, या धीरे धीरे डेवलप करते हैं स्पीच को। तो जब वो इकोलेलिया डेवलप करता है ऑटिज्म का बच्चा तो पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट बच्चा अपना पूरा प्रयास कर रहा है सोशली कम्युनिकेट करने का। अब बच्चे ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, इकोलेलिया के थ्रू बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ इकोलेलिया को नेगेटिव साइन की तरह नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इसी अर्ली स्टेज पर इकोलेलिया को रिड्यूस करने या एलिमिनेट करने के प्लान बनाने लगते हैं, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तो इकोलेलिया का मतलब है क्या? ये डिफिकल्ट कंडीशंस में बच्चा कुछ फेस कर रहा है डिफिकल्टी, उन कंडीशंस में बच्चा सोशली कम्युनिकेट होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वहां पर इस इकोलेलिया को एलिमिनेट कर देंगे तो बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन हमने बताया कि जब ये बहुत बढ़ता है तो वो 4 जो कॉन्टेक्स्ट आएंगे थोड़े बाद में, इस फेज के बाद में, तब हमें इन पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से मॉडिफिकेशन के प्लान बनाने हैं, एलिमिनेशन के प्लान नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलप, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग का ये एक पार्ट है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चार्ट से मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और कैसे इकोलेलिया अपीयर और डिसअपीयर होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको समझना हर पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना इस पॉइंट को समझे ना तो प्लान डेवलप कर सकते हैं इकोलेलिया को, ना ही उसकी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। एक छोटे से चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये दिखाई दे रहा है, आ रहा है सही से? देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले बच्चे ने डेवलप किया इमीडिएट इकोलेलिया। स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की अर्लीस्ट स्टेज में हम इमीडिएट इकोलेलिया को सबसे पहले देखते हैं और उसके कुछ समय बाद हम डिलेड इकोलेलिया को देखते हैं। इमीडिएट इकोलेलिया मतलब हमने सेंटेंस बोला, तुरंत बच्चे ने रिपीट किया वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस। फिर आता है डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया की स्टेजेस के बाद में धीरे धीरे वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंस डेवलप होंगे। फिर आती है क्रिएटिव लैंग्वेज। क्रिएटिव लैंग्वेज ही हमारा टारगेट होती है स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। तो पहले आया हमारा आईई यानी इमीडिएट इकोलेलिया, फिर आया हमारा डीई डिलेड इकोलेलिया, इनके बाद में हमारी डेवलप हुई क्रिएटिव लैंग्वेज। तो ये एक प्रोसेस है। अब होगा क्या कि क्रिएटिव लैंग्वेज बच्चे में डेवलप हो गई, इकोलेलिया से डर के हमने रैंडम स्ट्रेटजीज, गलत स्ट्रेटजीज अपनाई, तो बच्चे में क्या होगा, फिर स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बच्चा जो कि क्रिएटिव लैंग्वेज डेवलप कर चुका था, वो स्ट्रेस और एंजाइटी जो उसमें डेवलप हुई हमारे फोर्सफुल इनहिबिशन या फोर्सफुल स्ट्रेटजी एप्लीकेशन की वजह से, वो स्ट्रेस इकोलेलिया में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये चीज़ कंटिन्यू बनी रहती है, यानी हम फॉल्स स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते रहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यही इकोलेलिया फिर एक्सटेंसिव इकोलेलिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर इकोलेलिया हो जाता है परमानेंट, मतलब वो हमेशा बना रहेगा, भले ही उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी कम हो जाए लेकिन वो गायब नहीं होगा।
ठीक है, वो मॉडिफाई नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव इकोलेलिया। तो ये स्टेजेस हैं स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इनमें इमीडिएट इकोलेलिया, डिलेड इकोलेलिया, क्रिएटिव लैंग्वेज, स्ट्रेस इकोलेलिया और एक्सटेंसिव इकोलेलिया। यानी क्रिएटिव लैंग्वेज हमारा टारगेट है। क्रिएटिव लैंग्वेज जब हमारी अच्छे से डेवलप होगी तो हमारे इमीडिएट और डिलेड इकोलेलिया चले जाएंगे। अगर हम स्ट्रेस बच्चे पे एक्सेस नहीं लें, एंजाइटी और फियर उसमें डेवलप नहीं करेंगे, तो हम बच्चे को स्ट्रेस इकोलेलिया और एक्सटेंसिव इकोलेलिया से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू कैसे वर्क करेंगे, कैसे हम इकोलेलिया के सब टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने टाइप्स जाने इकोलेलिया के, कि हमारा बच्चा कौन से टाइप का इकोलेलिया है। अभी तक आप इमीडिएट और डिले इकोलेलिया ही जानते थे, अब आपने अदर वैरायटी भी इकोलेलिया की देखी जो आपको बहुत ईज महसूस कराएंगी कि कौन सा वैरायटी का इकोलेलिया हमारे बच्चे में है। और आपने कुछ टेक्निक भी देखी कि हमें स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क का बच्चे में ज़्यादा यूज़ करना है इकोलेलिया को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने देखी कि हमें 3 साल के बाद परेशान होना है। 3 साल तक हमें चीज़ों पर नज़र बना के रखनी है, घबराना नहीं है। अप टू 3 इयर्स तक इकोलेलिया होने को हम नॉर्मल ही मानते हैं, उसको बीमारी या पैथोलॉजिकल नहीं मानते हैं। ठीक है ना। चौथी चीज हमने ये देखी कि कैसे क्रिएटिव लैंग्वेज के डेवलप होने पर लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, लैंग्वेज स्किल जितनी अच्छी होती जाएगी, इकोलेलिया उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। बिना लैंग्वेज स्किल को प्रॉपर डेवलप किए हम इकोलेलिया के रिडक्शन के प्लान को अप्लाई करके बच्चे को स्ट्रेस इकोलेलिया में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इकोलेलिया को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।